नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे। गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो तृतीय कर्नाटक युद्ध पर आधारित है, जो 1756 से लेकर 1763 तक संपन्न हुआ। इसके पहले हम 2 कर्नाटक युद्ध पढ़ चुके हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से। प्रथम कर्नाटक युद्ध में हमने देखा था कि फ्रांसीसी विजित होते होते भी उनको जो मद्रास मिला था वह उन्हें वापस देना पड़ा अंग्रेज़ों को। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हमने देखा कि फ्रांसीसियों की बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गई थी और यहाँ तक कि जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट है उसने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस बुला लिया था और डुप्ले के स्थान पर गोडू को भेजा था। और गोडू को ये कह के भेजा गया था कि आपको युद्ध में विराम करना है, संधि करना है। और संधि के बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, जिसके कारण विश्व में जहाँ जहाँ भी अंग्रेज फ्रांसीसी रहेंगे वह फिर से लड़ना शुरू कर देंगे। ये प्रमुख कारण बनेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध का। तृतीय कर्नाटक युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी संबंध का एक निर्णायक युद्ध होगा और इसके बाद ये तय हो जाएगा कि भारत में अंग्रेजों का व्यापार पर एकाधिकार रहेगा। तो हम बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध की। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक हुआ। युद्ध के कारणों की अगर हम बात करें तो प्रमुख कारण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सप्तवर्षीय युद्ध को ही माना जाता है। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, जिस कारण जहाँ जहाँ भी अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत जो है वो सप्तवर्षीय युद्ध से ही मानी जाती है। दूसरा जो युद्ध का कारण था वह था क्लाइव का चंद्रनगर पर अधिकार। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे तो भारत में सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत अंग्रेजों ने की। क्लाइव ने जो फ्रांसीसी प्रमुख बस्ती थी चंद्रनगर, उस पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यह युद्ध का एक कारण बनेगा। इसके बाद अगला कारण है फ्रांसीसियों की फोर्ट सेंट डेविस पर विजय। जब क्लाइव ने प्रमुख बस्ती चंद्रनगर पे अपना अधिकार कर लिया तो फ्रांसीसी गवर्नर लेली ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और अंग्रेजों का जो प्रमुख किला था फोर्ट सेंट डेविड्स, उस पर अपनी विजय पताका फहरा दी। यह भी एक युद्ध का कारण बनेगा क्योंकि इससे अंग्रेजों का बौखलाना निश्चित है। लेली को फोर्ट सेंट डेविस पर विजय प्राप्त हुई, जिससे उसने आगे की योजना को सुदृढ़ करना शुरू किया और अगला पॉइंट आएगा मद्रास का घेरा तथा तंजौर पर आक्रमण। अब लेली ने, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है, मद्रास को घेरने की चाल चली और मद्रास का घेरा डाल दिया। फ्रांसीसी सेना चारों तरफ से मद्रास को घेरे हुए है। लेली के पास धन तथा साधनों का अभाव था, लेकिन उसके बाद भी उसने मद्रास का घेरा डाला हुआ था। फ्रांसीसियों को तंजौर के राजा से 70 लाख रुपए प्राप्त करने थे, जिसके कारण लेली ने सोचा कि मद्रास का घेरा मजबूती से बना रहे, इसलिए मैं तंजौर पर भी आक्रमण करता हूं। और फ्रांसीसियों ने ये बहुत बड़ी गलती की। मद्रास के घेरे के साथ साथ उन्होंने तंजौर पर भी आक्रमण कर दिया, वह 70 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि ना वो मद्रास में अपनी अच्छे से पकड़ बना पाए और ना ही वह अपनी पकड़ तंजौर पर बना पाए। सलाबत जंग, जो दक्षिण का सूबेदार था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपने नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग सबके बारे में पढ़ा है। सलाबत जंग फ्रांसीसियों की सहायता से दक्षिण की गद्दी पर बैठा था। सलाबत जंग अभी तक फ्रांसीसियों का साथ दे रहा था, लेकिन जब सलाबत जंग ने देखा कि अंग्रेजी पलड़ा भारी हो रहा है तो उसने भी फ्रांसीसियों का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों से जाकर के मिल गया। अब लेली चारों तरफ से मुसीबतों में घिरा हुआ है। मद्रास का घेरा भी कमज़ोर पड़ रहा है,
तंजौर का घेरा भी कमज़ोर पड़ रहा है और मित्रों ने साथ इसका छोड़ना शुरू कर दिया है। बॉन्डीवाश का युद्ध। इतने में अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चली और 1759 में आयरकूट के नेतृत्व में मद्रास में एक बड़ी सेना आ गई। 1760 में आयरकूट ने लेली को, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, पराजित किया। बॉन्डीवाश नामक स्थान पर पराजित किया था, इसीलिए इसको हम बॉन्डीवाश के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि फ्रांसीसी बहुत बुरी तरीके से पराजित हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पांडिचेरी के पतन पर। फ्रांसीसियों की चंद्रनगर के बाद एक और प्रमुख बस्ती थी, वह थी पांडिचेरी। बॉन्डीवाश के युद्ध में जब फ्रांसीसी बुरी तरीके से पराजित हुए, तब अंग्रेजों ने 1760 में पांडिचेरी का घेरा आरंभ कर दिया। चूंकि लेली के पास साधनों का अभाव था, मित्रों का अभाव था, धन का भी अभाव था, फिर भी उसने भरपूर कोशिश की लड़ने की, लेकिन 16 जनवरी 1761 में पांडिचेरी को भी समर्पण करना पड़ा। और इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके फ्रांसीसियों की एक एक बस्ती पर कब्जा करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसियों के हाथ से उनकी बस्तियां निकल रही थीं। इसके बाद जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उसमें पेरिस की संधि हो जाएगी, जो 1763 में संपन्न हुई थी। पेरिस की संधि में यह निर्णय लिया गया, फ्रांसीसी यहाँ चूंकि बुरी तरीके से हार चुके थे, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, और पेरिस की संधि में निर्णय लिया गया कि पांडिचेरी तथा चंद्रनगर, जो फ्रांसीसियों की प्रमुख बस्तियां हैं जिससे उनका व्यापार चलता है, वह फ्रांसीसियों को लौटा दिए जाए। लेकिन फ्रांसीसियों के सामने ये शर्त रखी गई कि वे भारत में भविष्य में कभी भी सेना नहीं रखेंगे। फ्रांसीसियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया, उनकी कमियां उनके सामने उजागर हो चुकी थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य के विस्तार के विचार को तो छोड़ ही दिया, अपना सारा ध्यान केवल व्यापार तक केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंका और लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह तय कर दिया, यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वे सर्वा अंग्रेज ही होंगे। तो इस तरह आपने देखा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांसीसी हैं वह बुरी तरीके से पराजित हो गए। ऐसा क्या कारण था कि फ्रांसीसी भारत में पराजित हुए? जबकि यूरोप में देखा जाए तो इंग्लैंड और फ्रांसीसी दोनों बहुत ताकतवर हैं। बस अंतर इतना है कि इंग्लैंड की जल शक्ति बहुत अच्छी ही थी और फ्रांस की थल शक्ति बहुत अच्छी थी। लेकिन भारत में चूंकि इन्होंने जल मार्ग से प्रवेश किया था, तो इसका बहुत कुछ लाभ अंग्रेजों को मिला। हम 2 मिनट चर्चा करेंगे कि आखिर फ्रांसीसियों की पराजय के मुख्य कारण क्या थे। तो पहला कारण तो हमारे सामने यही निकल के आता है कि दोनों देशों में भिन्नताएं। फ्रांसीसी कंपनी जब भारत आई थी तो गवर्नमेंट ने ये बात समझा के भेजी थी कि हमारे पास धन का अभाव रहेगा, जल्दी से हम समुद्र मार्ग से वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो आपको केवल व्यापार तक सीमित रहना है, क्योंकि हमारी थल शक्ति अच्छी है, जल शक्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद भी डुप्ले ने अपने आप को अंग्रेजों के साथ युद्ध में लिप्त कर लिया। तो शायद यह एक बहुत बड़ा कारण था फ्रांसीसियों की पराजय का। दूसरा जो प्रमुख कारण निकल के आता है वो है नौसेना की भूमिका। चूंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने दोनों ने समुद्र के रास्ते से कोरोमंडल तट से भारत में प्रवेश किया था और अंग्रेजों की सर्वविदित है कि नौसेना सबसे अच्छी थी। फ्रांसीसियों के पास अंग्रेजों के मुकाबले नौसेना नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ने का प्रयास किया और उसका नतीजा ये होता था कि जल में ही जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों की
आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी तो वहीं फ्रांसीसी हार जाते थे और उनके उचित साधन जो भारत में पहुंचने चाहिए वह समय पर इनको नहीं मिल पाते थे। तो यह भी फ्रांसीसियों की एक पराजय का प्रमुख कारण था। और सबसे बड़ा कारण आता है डुप्ले का उत्तरदायित्व। कहीं ना कहीं डुप्ले को अपने देशों की या दोनों देशों की भिन्नताएं मालूम थी। डुप्ले को अपनी नाविक शक्ति भी मालूम थी, लेकिन फिर भी डुप्ले ने राजनीति में प्रवेश किया। डुप्ले ने अपने वित्तीय पक्षों की अवहेलना की और यही कारण है कि फ्रांसीसी भारत में हारे। तो इस तरह आपने देखा तृतीय कर्नाटक युद्ध में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। फ्रांसीसियों की हार हो गई है, अंग्रेज जीत गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध समझ में आ गया होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा, अगर वह प्रथम कर्नाटक और द्वितीय कर्नाटक देखने के बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी यथास्थिति समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतया निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।